क्रिटिकल टाइम। कंपनी का थोड़ा सा डाउन घुमाना कुछ एक तो मैम ये जो हमने पढ़ा था उसका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उसका फॉर्जरी वाला फॉर्जरी का मतलब होता है नकली सिग्नेचर्स करना। देयर इज नो प्रोटेक्शन इन द लॉ फॉर फेक सिग्नेचर्स। ठीक है, तो अगर मान लो लेट्स से आरएमएस लोन लेने गया एंड आरएमएस के एओए में लिखा हुआ है कि लोन सिर्फ तभी दे सकते हैं अगर डायरेक्टर से अप्रूवल, डायरेक्टर के मैंने फेक सिग्नेचर्स करके दे दी, तो क्या इस केस में हम बैंक को प्रोटेक्शन देंगे? फॉर्जरी की कोई प्रोटेक्शन नहीं, बैंक को प्रोटेक्शन किसी को भी नहीं। मतलब जो चीज में नकली सिग्नेचर्स है ना वो चीज नल एंड वॉइड, वो वैलिड हो ही नहीं सकती। कोई गलती भी नहीं उसको भी टाइम होगी क्योंकि जिसके नकली सिग्नेचर्स में उसकी भी तो गलती नहीं है, उसके तो है ही नहीं। ठीक है, ये सेम केस स्टडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में भी आती है। मान लो कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी अगर कोई फेक, लेट्स से मेरी ड्रॉर में चेक पड़ा था एंड मिस्टर एक्स ने वो चेक चोरी कर लिया, तो मिस्टर एक्स अगर उसे कैश करवाने जाएगा मैं लायबल नहीं, क्योंकि उसने चोरी किया है। उसने मेरे फेक सिग्नेचर्स करके उसे किसी को एंडोर्स कर दी, जिसे एंडोर्स किया वो सामने वाला पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो अभी भी वैलिडिटी में है। फॉर्जरी इज ऑलवेज नल एंड वॉइड। कंफ्यूजन रहती है इसमें जो मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी के अगर एम्प्लॉइज वाले पॉइंट में इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है? कभी क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि जो एम्प्लॉइज है उनको कंसीडर नहीं करना। हाँ, और सेकंड पॉइंट इसमें शगुन ने 1 मिनट अभी बताते हैं, और भी किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो। पर्सन जो पहले एम्प्लॉइज थे और फिर चाहे अब वो जॉब छोड़ चुके हैं उनको फिर भी कम नहीं होगा। लेट्स से आज मैं आरएमएस की एम्प्लॉय, आरएमएस मुझे शेयर दे, मैं काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं एम्प्लॉय। 2 साल बाद मैंने आरएमएस में जॉब छोड़ दी, मैं तब भी कम नहीं, बेशक मेरे पास शेयर्स हैं तब भी नहीं। मतलब एक बार एम्प्लॉय बन गया उसका काउंट ही नहीं करना। अगर किसी ने ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट शेयर ली, ठीक है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जिसने शेयर लिया उसे काउंट नहीं। लेट्स से मैंने आरएमएस में जॉब छोड़ दी, उसके बाद मैंने आरएमएस के शेयर खरीदे, फिर मैं काउंट होंगी। पहले कभी खरीदे नहीं, पहले नहीं। तो आपने हमने ये देखना है कि जो आपने शेयर्स परचेज किए ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के, अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट शेयर्स परचेज किए हैं द पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वेल। पर टाइम पीरियड दिया होता है। हाँ, तो वो टाइम पीरियड टाइमलाइन बनानी है, उसमें देखना है जॉब छोड़ के कब जा रहा है, शेयर्स कब खरीद रहे। अगर वो शेयर्स खरीद रहा है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट द पर्सन इज नॉट अ मेंबर फॉर पर्पस ऑफ 268। पहले खरीदा उसके बाद में खरीदा है तो मेंबर हो। थैंक यू। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने पहले शेयर्स खरीदे उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हुए और एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू हुए तो वो शेयर्स काउंट होंगे। यस यस, तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जो शेयर्स खरीदे हैं सिर्फ वो काउंट नहीं। एक स्टूडेंट का डाउट है राइट टू रिडीम। तो बच्चे अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट करता है तो जो पॉनर है, पॉनी है, उसके पास राइट होता है गुड्स को सेल करने। लेट्स से मिस्टर ए ने बैंक को अपनी कोई गुड्स दी प्लेज पे, मिस्टर ए बैंक से गोल्ड लोन लेने गए, इन्होंने लोन लिया और बैंक ने बोला आपको 10,000 पर मंथ की ईएमआई पे करनी है। जब आप 1 ईयर ईएमआई पे कर दोगे उसके बाद आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा और आप अपना गोल्ड वापस लेके जा सकते। एंड मिस्टर ए ने डिफॉल्ट कर दिया, उन्होंने 3rd इंस्टॉलमेंट नहीं दी, 4th भी नहीं दी, 5th भी नहीं दी, तो बैंक ने उन्हें नोटिस दे दिया कि हम सिर्फ अब 24 आवर्स तक वेट करेंगे, अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने आपकी बाकी की पेमेंट नहीं की हमारे पास राइट है इस गुड्स को सेल करने का। तो उस पर्सन ने फिर से पैसे नहीं दिए, तो बैंक ने एडवर्टाइज किया कि हम ऑक्शन कर रहे हैं, हमारे पास गोल्ड है, हम इसे सेल कर रहे हैं। इस ऑक्शन में सेल होने से पहले पहले ए के पास राइट है वो अपना एसेट रिडीम कर सकता है, रिकवर कर सकता है। तो अगर किसी और पर्सन को गुड्स सेल होने से पहले ए पैसे अरेंज कर ले और वो बैंक को जाके बोले कि ये लो जो भी पेंडिंग ड्यूज थे, वो अगर उसके ऊपर बैंक ने कोई इंटरेस्ट लगाई है, पेनल्टी लगाई है, वो भी वो पे कर दे,
तो ये सब कुछ पे करने के बाद जो ए है उस वो बैंक से पैसे गुड्स जो गुड्स है वो वापस मांग सकता है। बैंक उसे ये नहीं बोलेगा कि अब आपका राइट खत्म हो गया, कि हमने तुम्हें नोटिस दिया था, तुमने नोटिस कंप्लाई नहीं किया तो राइट खत्म हो गया। अब राइट खत्म नहीं होगा, ए के पास राइट होगा अपना राइट दोबारा क्रिएट करने का, रिडीम करने का। क्लियर है शगुन? यस बाकी मैम। सबको कुछ क्लियर है जी? एक पॉइंट क्लियर, एक पॉइंट क्लियर। एमटीपी का थर्ड, हाँ जी। एजेंट की क्या अथॉरिटी होती है इन केस ऑफ इमरजेंसी? ठीक है, क्या पूरी करने की जरूरत है? कोई बात नहीं, इसको मैंने इम्पोर्टेंट। ये मैं बुक दिखाती हूँ। ये एक इंटर का क्वेश्चन, पहले इंटर में था ना टॉपिक, उसमें पूछा गया। हाँ जी, देखो भाई सब लोग, एजेंसी चैप्टर से क्वेश्चन है। मिस्टर यादव एक कार्गो के ओनर है, गुड्स के ओनर है। उन्होंने एक वेसल चार्टर की है फ्रॉम फॉरेन पोर्ट टू चेन्नई। तो मिस्टर यादव ने कुछ गुड्स मंगवाई हैं जो कि फॉरेन पोर्ट से चेन्नई के पोर्ट पे आ रही हैं, और उसमें वीट आ रहा है। इस वीट के ओनर है मिस्टर यादव। जो वेसल है वो वहां पर फंस गई एक रीफ में 300 माइल्स पे फ्रॉम द डेस्टिनेशन। जो शिप का एजेंट है उसने साल्वेज अग्रीमेंट साइन करके दिया मिस्टर यादव। साल्वेज अग्रीमेंट क्या होता है? आप में से पहले किसने वर्ड सुना होगा साल्वेज? जब आपका कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया हो, तो आपको ना इंश्योरेंस कंपनी से पेपर्स लेने पड़ते, आपको पहले पेपर सबमिट करने पड़ते हैं कि एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, फिर इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिलती है। ठीक है, लेट से मैंने यूरोप से कोई गुड्स मंगवाई है, मान लो मैं यूरोप से परफ्यूम्स मंगवा के इंडिया में सेल करना चाहती हूँ। जो यूरोप से गुड्स आ रही हैं, मुझे रिस्क है ये रास्ते में डूब सकती हैं शिप से जो गुड्स आ रही हैं, तो मैंने उन गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया। अब अगर मान लो रास्ते में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने जाऊंगी। इंश्योरेंस कंपनी मेरे से पहले प्रूफ मांगेगी कि जो आपकी गुड है वो सच में डैमेज हो गई, कि मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिप के एजेंट से लेटर लिखवा के देना पड़ेगा कि ये जो हमारी गुड्स है ये रास्ते में डैमेज हो गई है, शिप वापस नहीं आ रही। ठीक है, तो मिस्टर यादव कुछ गुड्स के ओनर है। उन्होंने फॉरेन पोर्ट से चेन्नई में कुछ गुड्स मंगवाई। जो वेसल है वो रास्ते में फंस गई, और जो रास्ता था वो अभी डेस्टिनेशन से 300 माइल्स दूर था। फिर जो शिप का एजेंट है उन्होंने एक अग्रीमेंट पे लिख के मिस्टर यादव को साल्वेज अग्रीमेंट पे लिख के दे दिया कि ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, आप अब इसका इंश्योरेंस कंपनसेशन क्लेम कर सकते। जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर की थी। द सेवियर्स स्टोर्ड इट एट देयर ओन एक्सपेंस। जिन लोगों को वो मिली उन्होंने इसे अपने एक्सपेंस पे स्टोर करना शुरू कर दिया। साल्वर्स ने इंटीमेट किया होल इंसिडेंट कार्गो ओनर को। मिस्टर यादव refused to reimburse the salver as it is the ship owner being the bailey of the cargo who was liable to reimburse the salver until the contract remained unterminated। कहते हैं एक्चुअली मेरी तो ड्यूटी बनती नहीं कोई भी एक्सपेंसेस को पे करने की, एक्सपेंसेस को पे करने की ड्यूटी वो कहता बनेगी बेली की। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपसे पूछा जा रहा है क्या जो साल्वर है उसका कंडक्ट ठीक है या नहीं है एज एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी फॉर मिस्टर यादव। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं समझ आया? अब आप लोग बताओ इस केस में उनको पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अगर कोई भी पर्सन गुड फेथ में कोई भी एक्सपेंस इंकर कर रहा है आपके बिहाफ पे, आपको उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। इसका एग्जैक्ट सजेस्टेड आंसर भी देखते हैं। सेक्शन 189 में बता रखा है एजेंट की क्या अथॉरिटी होगी इमरजेंसी के केस में। एजेंट की जो अथॉरिटी है टू डू ऑल द एक्ट्स जो भी नेसेसरी थे प्रिंसिपल के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन करता। ठीक है, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एक पर्सन को अगर ट्रस्ट किया गया है किसी और की प्रॉपर्टी के साथ, तो कई बार उसे कोई अनऑथराइज एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। यहाँ पे बन जाती है एजेंसी ऑफ नेसेसिटी।
जो साल्वर है उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी थी कि वो कार्गो का ध्यान रखेगा, उन्होंने एज एजेंट ऑफ नेसेसिटी उन गुड्स का ध्यान रखा और कुछ एक्सपेंसेस किए। जो कार्गो ओनर है वो ड्यूटी बाउंड है, वो साल्वर को उनके एक्सपेंसेस रीइंबर्स करेगा। ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अग्रीड सम फ्रॉम मिस्टर यादव एंड नॉट फ्रॉम द शिप ओनर। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट? टेस्ट सबने देना है, ऐसा ना हो कि ट्यूसडे को टेस्ट में एब्सेंट हो। जो भी बच्चे कंपनीज एक्ट कर चुके हैं, कंपनीज एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 8 और 9 एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छे से टेस्ट दें। चलो हम लोग लॉ पढ़ते हैं। हमने कल स्टार्ट किया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना 1930 में। सबसे पहला पॉइंट मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में लिखवाया। इसके पहले सारे रूल्स कहां पर लिखे हुए थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बाद में उसे रिप्लेस कर दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये कहां कहां पर एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया में सब जगह पे आज की डेट में कोई भी गुड्स की परचेज सेल होगी एप्लीकेबल है। इस एक्ट में बायर और सेलर का स्कोप बहुत वाइड है। बायर का मतलब सिर्फ वो पर्सन नहीं है जो बाय करता है, इट ऑल्सो मीन्स अ पर्सन हु अग्रीज टू बाय, एंड सेलर मीन अ पर्सन हु सेल्स और हु अग्रीज टू सेल। सब लोग ये इसमें कवर होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स की डेफिनेशन हमें गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। 2 सबसेक्शन 7 में बोला गया कि सारी मूवेबल आइटम्स गुड्स होती है एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम के दो एग्जांपल्स एक एग्जांपल मैंने बताया डेटर्स। जो डेटर है वो गुड्स नहीं होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मूवेबल आइटम्स होती क्या है। मूवेबल आइटम्स टेंजिबल भी हो सकती हैं, इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। 3 स्पेशल एग्जांपल्स हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। गुडविल भी गुड्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड एफडीआर, एफडी की रिसीट, ये सारी चीजें ही गुड्स हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि एक्चुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है लैंड और लैंड के साथ सारी अटैच्ड चीजें, एक्सेप्ट कोई ऐसी चीज जो कि अग्री की गई है कि कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले आपको सेपरेट करके दी जाएगी, उस चीज को हम गुड्स नहीं मानते हैं, इमूवेबल नहीं मानते हैं। बाकी सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉलो करती हैं। मैं थोड़े से वर्ड्स गलत बोल गई बोलते बोलते, बट आपको सब आई होप रिकॉल हो गया है। मूवेबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो कि इमूवेबल नहीं है। और इमूवेबल क्या होती है? लैंड, और लैंड के साथ सारी अटैच्ड चीजें। बट अगर हमने अग्री किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने से पहले पहले हम उस चीज को सेवर करके देंगे, सेपरेट करके देंगे, तो उस केस में वो क्या बन जाएगी? मूवेबल। जैसे ही कोई चीज मूवेबल बन गई वो क्या बन जाएगी? गुड्स। फिर हम लोगों ने सेक्शन नंबर 6 में ये सीखा कि गुड्स किस किस टाइप की होती हैं। एक होती हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होती हैं फ्यूचर गुड्स, एक होती हैं कॉन्टिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती हैं? जो कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट करती थी। फ्यूचर गुड्स क्या होती हैं? जो कि अभी प्रोड्यूस करनी बाकी है, विच आर येट टू बी प्रोड्यूस्ड। कॉन्टिजेंट गुड्स क्या होती हैं? जिनकी एक्विजिशन डिपेंड करती है किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती है? एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर 3 कैटेगरीज की होती हैं, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स जो कि आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, डिलीवरेबल स्टेज में भी आ गई हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब वो आइडेंटिफाई भी हो गई और डिलीवरेबल स्टेट में भी आ गई। नेक्स्ट होते हैं असर्टेन गुड्स। इस केस में सारा काम हो रहा है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। और थर्ड होती हैं अनअसर्टेन गुड्स। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन और ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। डिस्क्रिप्शन या सैंपल के बेसिस पे हमने कारपेट की, टाइल्स की, ये सारी एग्जांपल्स यहाँ पर। नेक्स्ट डेफिनेशन आई थी हमारे पास डिलीवरी। डिलीवरी की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में। डिलीवरी का मतलब हमने पढ़ा वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। जब कोई पर्सन अपनी मर्जी से अपनी गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर करता है उसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी 3 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है एक्चुअल डिलीवरी, एक हो सकती है कंस्ट्रक्टिव, एक हो सकती है सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में गुड्स फिजिकली एक पर्सन से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स मूव नहीं कर रहे, एक ही जगह पर है, बट एक थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर रही है कि मैं गुड्स को आपके बिहाफ पे आपके एजेंट के फॉर्म में होल्ड कर। लास्ट टाइप होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। यहाँ पे एक टोकन के बेसिस पे गुड्स की डिलीवरी क्लेम की जा सकती है। किसी चीज के बेसिस पे आप गुड्स की डिलीवरी क्लेम कर सकते हो, जैसे कि रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग। तो सिंबॉलिक डिलीवरी में एक वर्ड आप लोग और लिखोगे,
टोकन, आपको कोई टोकन दिया है, टोकन मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इसके बेसिस पे तुम डिलीवरी क्लेम कर सकते हो। इसकी एक एग्जांपल मैंने कल लिखवाई थी, रेलवे रिसीट। एक और एग्जांपल लिखोगे, बिल ऑफ लीव। बना रहे हो नोट्स के नहीं बना रहे हो? बुक्स मिली है आपको, नहीं मिली अभी? अकाउंट्स की बुक्स ना उसके लिए मैथ्स के और कोई भी बुक नहीं मिली? हर तरह काश को भी नहीं मिली? तो जो मैंने होमवर्क दिया मैं उसके ग्रुप पे पिक्चर शेयर करती हूँ, होमवर्क वहां से करके आना। देखो आप लोग बुक्स पे कलेक्ट कर रहे हैं। डिलीवरी में सब लोग एक और वर्ड नोट डाउन करेंगे, बिल ऑफ लीविंग, जहां पर मैंने गुड्स के 3 स्पेशल एग्जांपल लिखवाए हैं। एक लिखवाया था गुडविल, एक लिखवाया था इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया था एफडीआर। उसके साथ एक और पॉइंट लिखेंगे, डिक्री ऑफ कोर्ट। डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, कोर्ट का कोई ऑर्डर भी, जो कोर्ट के पेपर्स होते हैं वो भी चीज क्या है, गुड्स। डिक्री ऑफ कोर्ट। आगे चलेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स? एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। बच्चे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब है एक ऐसा पेपर जिसके बेसिस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, जिसके बेसिस पे ओनरशिप को ट्रांसफर ही किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कार की आरसी। अगर मान लो मैंने अपनी कार आकिब को सेल कर दी और कार की आरसी के ऊपर रिकॉर्ड्स को अपडेट करवा दिया, उसके ऊपर अब आकिब का नाम लिखा रहा है, पहले मेरा नाम लिखा रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसके बेसिस पे प्रूव किया जा सकता है कि इस गुड्स का ओनर कौन है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, जिसके बेसिस पे गुड्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब ओनरशिप, जो ये शो करे कि ओनर कौन। उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट बताया हमें, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होता है। कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अलग चीज है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल अलग चीज है। जो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, इससे तो सिर्फ हमें पता चलता है कि इस चीज का ओनर कौन है। पर जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, अगर ये कागज आपने किसी पर्सन को दे दिया तो एक तरह से आपने उसकी प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर दी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेलवे रिसीट। मान लो मैंने कश्मीर से एप्पल्स मंगवाए हैं और वो रेलवे में आ रहे हैं, मेरे पास रेलवे की रिसीट है। अगर मैं रेलवे पे जाके वो रिसीट दिखाऊंगी तो वो मुझे एप्पल्स दे देंगे। लेट से मैंने वो एप्पल्स सेल कर दिए मिस्टर एक्स को, तो मैंने मिस्टर एक्स को रेलवे रिसीट दे दी, वो कागज दे दिए, तो ये पहले तो किस टाइप की डिलीवरी है, सिंबॉलिक डिलीवरी है। जब हम कोई टोकन दे रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो वो किस टाइप की डिलीवरी होती है, सिंबॉलिक डिलीवरी। तो सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई। मिस्टर एक्स अब उसी कागज के बेसिस पे गुड्स की डिलीवरी क्लेम कर सकते हैं। तो जो रेलवे रिसीट है, वो कागज है, वो क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अलग चीज है, कुछ चीजें होती है जिससे सिर्फ पता चलता है कि ओनर कौन है। लेट्स से मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स का सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि रिलायंस कंपनी ने मुझे 5000 शेयर इशू किए। तो जो शेयर सर्टिफिकेट है, अगर मैं वो दीपिंदर को दे दूं, क्या वो उसकी ओनर बन जाएगी? नहीं, उसके ऊपर नाम तो मेरा ही लिखा आ रहा है, तो वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओनर कौन है, उसके बेसिस पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जा रही। समझ आई है सबको बात? पक्का क्लियर है कि नहीं?
तो जो शेयर सर्टिफिकेट है, अब आप खुद सोच के बताओ, पहले मैंने एग्जांपल में किसी और तरीके से रिलेट किया था, अब आप सोच के बताओ कि जो शेयर सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है? जो कार की आरसी है वो क्या चीज है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है? डॉक्यूमेंट शोइंग। कार की आरसी से हमें सिर्फ पता चलता है कि राइट नाउ गुड्स का ओनर कौन है, पर ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए मैं अगर आरसी दे दूंगी उससे नहीं कुछ होगा, हमें प्रॉपर अग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर। तो कहते हैं जो बिल ऑफ लेडिंग है, ऐसे अगर आपने वेयर हाउस में गुड्स रखी हुई हैं, वेयर हाउस कीपर का सर्टिफिकेट है, रेलवे की रिसीट है, ऐसे कोई भी कागज जिसमें कोई डाउट नहीं है, आप वो कागज दिखाओगे और आपको गुड्स मिल जाएंगे। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है वहां पर डॉक वारंट यूज होता है। जो कस्टम्स वालों के वेयर हाउस में गुड्स रहती हैं तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है डॉक वारंट। ऐसे ही जब आप रेलवे से सामान मंगवा रहे हो तो वर्ड यूज होता है रेलवे रिसीट। कहते हैं ये सारी चीजें क्या है, प्रूफ है कि आपके पास गुड्स का पोजेशन है, कि गुड्स आपके पास है। एंड इस चीज से आप क्या कर सकते हो, गुड्स को एंडोर्स भी कर सकते हो बाय डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी से आप किसी और पर्सन को राइट दे सकते हो कि वो आपके बिहाफ पे गुड्स वो क्या कर सकता है, गुड्स को रिसीव कर सकता है, कि वो अब गुड्स का ओनर बन गया। तो अगर मुझे पता करना है कि गुड्स का पोजेशन किसके पास है, वो हमें कहां से पता चल जाता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से पता चल जाता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये जो लिस्ट ऊपर हमने दी, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, ये सारी लिस्ट क्या है, सिर्फ एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है। और भी इसके जैसी चीजें आ सकती हैं, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। कोई भी और डॉक्यूमेंट जिसमें ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे उसे हम लोग क्या मान लेंगे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मान लेंगे। जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है कि आपको गुड्स डिलीवर की जाएंगी। पर एक डिफरेंस है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में। जो शेयर सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। जो शेयर सर्टिफिकेट है ये सिर्फ शो करता है कि जिस पर्सन का इसमें नाम लिखा हुआ है उसके पास राइट है ये शेयर्स लेने का, बट ये उसे अलाउ नहीं करता है, वो उस कागज के बेसिस पे शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्लियर हुआ है सबको? एक बार फिर से इसे रीड करो, मैं इसका नोट भी लिखवाती हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो ट्रांसफरेबल होते हैं। पर जो डॉक्यूमेंट ऑफ, हाँ ऐसे बेयर बेयर हो सकते हैं, वैसे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बट उस कंटेक्स्ट में बोल सकते हो। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। लिखो पहले, देखो, अब सब लोग मेरे साथ नोट बनाएंगे। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, द डॉक्यूमेंट which is proof of possession of goods or
कंट्रोल टू ट्रांसफर और रिसीव द गुड्स। ट्रांसफर कैसे हो सकती है? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। शायद ये शॉर्ट फॉर्म मैंने पहले भी यूज की हुई है, मुझे याद नहीं। एक बार लिखो, मैं अभी समझाती हूँ। ये सिंपल लैंग्वेज में हमने याद करके जाना है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको प्रूफ दे रहा है। किस चीज का प्रूफ दे रहा है? कि आपके पास गुड्स का पोजेशन है, या फिर आपके पास क्या है, गुड्स का कंट्रोल है। कंट्रोल किस चीज का है? चाहे तो आप गुड्स खुद रिसीव कर सकते हो, चाहे तो रेलवे रिसीट में खुद ले जाओ, मुझे उसके बेसिस पे गुड्स मिल जाएंगे। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, उसके को ट्रांसफर भी कर सकती हूँ, पोजेशन को ट्रांसफर भी कर सकते हो रेलवे रिसीट के बेसिस पे। ट्रांसफर हम कैसे करेंगे? एंडोर्समेंट करके। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंडोर्समेंट होती है, बिल्कुल वैसे जब हम ये पेपर दे देंगे तो इसमें भी राइट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। देखो अब इसे पढ़ना कैसे है, उन्होंने हमें कैसे बताया, उन्होंने डेफिनेशन कैसे निकाली। पहले तो उन्होंने हमें एग्जांपल्स दी। कहते डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या कुछ आता है, बिल ऑफ लेडिंग आता है, डॉक वारंट आता है, वेयर हाउस कीपर का सर्टिफिकेट आता है, वॉर फिंगर का सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट आता है, कोई भी ऑर्डर, गुड्स की डिलीवरी का कोई भी डॉक्यूमेंट। तो यहां तक तो वो हमें सिर्फ क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अब अगर ये होता कि सिर्फ ये 5-6 टाइप की चीजें कवर हो सकती हैं, फिर तो हम एग्जाम्पल्स को लर्न करते हैं। पर उन्होंने हमें आगे बताया कि ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमें समझ आया कि हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कंटेक्स्ट पकड़ने की जरूरत है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता क्या है। बाद में हमें उन्होंने मीनिंग बताया। मीनिंग क्या बताया? कहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, आमतौर से बिजनेस में यूज किया जाता है। किस चीज के लिए यूज किया जाता है? वो आपको प्रूफ देता है। किस चीज का प्रूफ देता है? कि आपके पास गुड्स का क्या है, पोजेशन है, या फिर क्या है, आपके पास गुड्स का कंट्रोल है। कंट्रोल किस चीज का है? कि आप पोजेशन रिसीव भी कर सकते हो, चाहे तो आप पोजेशन अपने पास ले लेना गुड्स का, चाहे आप उस पोजेशन को क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। आप किसी और को अथॉरिटी भी दे सकते हो, खुद भी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हो। और अगर ट्रांसफर करना हो तो ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, एंडोर्समेंट या फिर डिलीवरी के साथ। आई होप अब सबको समझ आ गया अच्छे से। हमने इस तरीके से डेफिनेशन को लिखना है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्रूफ है कि आपके पास गुड्स का पोजेशन है, या फिर आपके पास कंट्रोल है। कंट्रोल किस चीज का है? गुड्स को ट्रांसफर करने का भी और गुड्स को रिसीव करने का भी। ये हम राइट को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं किसी और को? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के साथ। इसकी एक एग्जांपल याद करनी है, बिल ऑफ लेडिंग एंड रेलवे रिसीट। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ये चीज रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम क्या मान लेंगे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। आई होप अब सबको याद हो गई है डेफिनेशन, अगर हमें पेपर में पूछा जाए। ये तो सब लोग समझ ही गए हैं, ये आप लोग अच्छे से बस पढ़ के चले जाना। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब है, इससे सिर्फ पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट का ओनर कौन है। इससे राइट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उससे ट्रांसफर किया जा सकता। मर्सेंटाइल एजेंट का मतलब क्या होता है? मर्सेंटाइल एजेंट का मतलब होता है जिसके पास बिजनेस में आपका, मर्सेंटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या? मर्सेंटाइल वर्ड का मतलब होता है कमर्शियल या बिजनेस। बीकॉम जो आपको लॉ है ना, शायद उसका नाम भी मर्सेंटाइल लॉ है या कमर्शियल लॉ का, कमर्शियल। तो हमारे टाइम पे उस सब्जेक्ट का नाम मर्सेंटाइल लॉज था। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड लॉस। ठीक है, अब बिजनेस में एजेंट का मतलब क्या है? बच्चे लेट्स से मिस्टर, मैं फोन्स का काम करती हूँ और मिस्टर ए मेरे एजेंट। तो अब मिस्टर ए मेरे एजेंट क्या कर सकते हैं मेरे बिहाफ पे? कहते हैं एजेंट
जो कि इन कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, बिजनेस से कस्टम में क्या कर सकता है, वो आपके भी हाफ पे गुड्स सेल कर सकता है, किसी और को कंसाइन भी कर सकता है, वो आपके भी हाफ पे गुड्स परचेज भी कर सकता है, वो गुड्स को सिक्योरिटी पे देके उसके बेसिस पे लोन भी ले सकता है। तो कहते हैं आमतौर पे बिजनेस के एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपनी फैमिली में लिंक करो, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस फैमिली में है, किसी भी ऐसे पर्सन को जानता है, तो अगर दो पार्टनर्स इकट्ठे काम कर रहे हैं या फिर किसी का कोई एम्प्लॉई है, जनरल मैनेजर है जो कि 20 साल से उसके पास काम कर रहा है, तो आप क्या एज्यूम करके चलोगे कि ये इसका बिजनेस एजेंट के पास किस किस चीज का राइट होता है, वो आपके भी आप पे गुड्स खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, किसी को कंसाइनमेंट पे भी भेज सकता है, और गुड्स की सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन भी ले सकता है। तो हमने 4 वर्ड्स क्या क्या याद करने हैं जिसे आप हाईलाइट कर सकते हो। एजेंट जिसके पास राइट है आपके भी हाफ पे गुड्स सेल करने का, कंसाइन करने का, बाय करने का, एंड उसकी सिक्योरिटी पे फंड्स रेज करने। आसान डेफिनेशन। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या है, ओनरशिप। ये तो मैं कल ही बता चुकी थी। प्रॉपर्टी इंटेंजिबल राइट है। जैसे कि राइट नाउ मेरे पास इस फोन की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब इस फोन के सारे राइट्स मेरे पास हैं। जो प्रॉपर्टी है ये दो तरह की होती है, एक होती है जनरल प्रॉपर्टी, एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब आपके पास उस फोन के सारे राइट्स। तो अगर मेरे पास ये फोन है, मेरे पास इसके सारे राइट्स है। सारे राइट्स का मतलब क्या है, मैं इसे यूज भी कर सकती हूँ, मैं इसे सेल भी कर सकती हूँ, मैं इसे किसी को रेंट पे भी दे सकती हूँ वीडियो शूट करने के लिए, मैं इसका जो मर्जी काम कर सकती हूँ। स्पेशल राइट क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, तो एज अ टेनेंट मैं इस ऑफिस को सेल नहीं कर सकती, मैं इसमें कोई मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकती, मैं रूम्स का डेकोर ही चेंज करना चाहूँ, स्ट्रक्चर चेंज करना चाहूँ, मैं वो नहीं कर सकती, मैं सिर्फ इसे यूज कर सकती हूँ। तो मेरे पास इस बिल्डिंग का क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल राइट्स हैं। तो कहते हैं प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। जहां पर भी वर्ड आएगा प्रॉपर्टी, हम लोगों ने हमेशा एज्यूम करना है कि वो जनरल प्रॉपर्टी के बारे में ही रेफर कर रही है। हर कॉन्ट्रैक्ट में जो ओनरशिप है वो सेलर बायर को दे देता है। जब कोई पर्सन गुड्स को परचेज करता है, परचेज सेल हो रही है, तो वहां पर वो किस चीज की बात कर रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि हमने तुम्हें इस गुड्स के सारी चीजें ही दी। कहते हैं इस चीज को आपने डिस्टिंग्विश करना है स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ। प्लीज सब लोग ध्यान से इसे रीड करो। डॉक्टर भी एग्जाम्पल कर लिया रीड, समझ आ गया भाई सबको, या किसी को कोई डाउट है, आगे कोई डाउट है क्या, समझ आया। राधिका एग्जाम्पल देखो भाई सब लोग। कहते ए ने जब कोई आर्टिकल को प्लेज पे दिया जाता है, प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है। लेट से मुझे लोन पैसों की जरूरत है, तो मैंने अपना गोल्ड लोन पे प्लेज दे दिया बैंक को, और बैंक ने मुझे उस गोल्ड की सिक्योरिटी के बदले में कुछ पैसे दे दिए। तो क्या बैंक उस गोल्ड का ओनर बन गया, क्या बैंक को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, यस और नो। बैंक के पास सिर्फ कुछ स्पेशल राइट है। बैंक के पास क्या राइट है, अगर मैं ईएमआई पे नहीं करूंगी तो बैंक उस गोल्ड को सेल कर सकता है, बट अगर मैं सब कुछ टाइम पे कर रही हूँ, तो जब भी मेरी ईएमआई कंप्लीट हो जाएंगी, बैंक की क्या ड्यूटी बनेगी कि बैंक मेरा एसेट मुझे रिटर्न कर दे।
तो कहते हैं जब कोई आर्टिकल को आप प्लेज करते हो तो आप सिर्फ सामने वाले को क्या दे रहे हो, स्पेशल प्रॉपर्टी, आप उसे जनरल प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। वो ऐसे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब मैंने गुड्स को प्लेज किया क्या डिलीवरी हुई है, डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई। जब मैं बैंक से गोल्ड लोन लेने गई, गोल्ड के बदले में लोन लेने गई, किस टाइप की डिलीवरी हुई है, एक्चुअल डिलीवरी होगी। अच्छा मान लो मैं बैंक से प्रॉपर्टी का लोन लेने गई तो किस टाइप की डिलीवरी होगी, तो गुड ही नहीं है। मान लो मैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेने गई हूँ बैंक से, मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक को दिए और बैंक ने मुझे उसकी सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन दे दिया। आपके फैमिली में से बहुत सारे लोगों ने लिया होगा होम लोन, तो होम लोन में किस टाइप की डिलीवरी हो रही, सिंबॉलिक डिलीवरी। थर्ड पार्टी थोड़ी एक्नॉलेज कर रही है, कौन थर्ड पार्टी कौन है, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स के बेसिस पे चीज डिलीवर हो गई। जो बिल्डिंग है वो तो इमूवेबल एसेट है, बिल्डिंग तो अपनी जगह से मूव कर ही नहीं सकती, थर्ड पार्टी इसमें कोई है ही नहीं है। ये किस टाइप की डिलीवरी है, हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। सबको समझ आया कि नहीं आया, ये आंसर आना चाहिए था। सबको नींद आई हुई है, कोई मुझे इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने में, सिर्फ मैं इंटरेस्टेड हूँ पढ़ाने में, बाकी किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। ऐसे कैसे काम चलेगा, पार्टी करने का मन कर रहा है यार, शॉर्ट क्लास रखेंगे बट इट शुड बी इफेक्टिव, सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर, ठीक है। रिचार्ज योरसेल्फ, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सीए बन चुकी हूँ, मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है, सो यू हैव टू स्टे एक्टिव। मेरे साथ साथ सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, शुरू से रिवाइज करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब बना था, 1938 कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, बायर का मतलब क्या होता है, बायर अग्रीज टू बाय, सेलर का मतलब क्या होता है, अग्रीज टू सेल। वेरी गुड, नाइस। सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारे पास गुड्स, कौन से सेक्शन में गिवन है गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी मूवेबल आइटम, पर दो एक्सेप्शंस है, कौन सी दो एक्सेप्शन है, एक्शनेबल क्लेम्स, मनी। एक्शनेबल क्लेम्स की एग्जांपल, मूवेबल आइटम का मीनिंग क्या होता है, जो चीज इमूवेबल नहीं है। इमूवेबल क्या होती है, लैंड, और लैंड के साथ सारी अटैच। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कंप्लीशन ऑफ सेल से पहले पहले गुड्स को सेवर करके दे दिया जाएगा, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, मूवेबल गुड्स मानेंगे। तो अगर मैंने फार्म के साथ साथ क्रॉप्स भी सेल कर दी फिर तो वो इमूवेबल है, पर अगर मैंने क्रॉप्स की कटिंग करके उसे सेल किया है फिर वो क्या बन गई है, मूवेबल आइटम बन गई। सेकेंड डेफिनेशन, डिलीवरी क्या होती है, वॉलंटरली अपनी मर्जी से पोजेशन को ट्रांसफर करना। एक्चुअल डिलीवरी, गुड्स फिजिकली मूव कर रही है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर रही है। सिंबॉलिक डिलीवरी, एक टोकन, एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डिलीवरी को क्लेम किया जा सकता है। इसकी दो बेस्ट एग्जांपल्स, बिल ऑफ लेडिंग एंड रेलवे रिसीट। इसके एग्जांपल प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं लिखोगे, मैंने समझाने के लिए एग्जांपल दी थी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल एसेट है, वो गुड्स की डेफिनेशन में ही नहीं आती है। डिलीवरी को समझाने के लिए वो यूज किया जा सकता है, पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में उसकी एग्जांपल नहीं लिखी जा सकती। फिर आज हम लोगों ने पहली डेफिनेशन पढ़ी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्रूफ देता है, किस चीज का प्रूफ देता है, कि आपके पास गुड्स का पोजेशन है या फिर आपके पास कंट्रोल है। किस चीज का कंट्रोल है, आप गुड्स को रिसीव भी कर सकते हो और उसे ट्रांसफर भी कर सकते हो। ट्रांसफर कैसे करेंगे, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से करेंगे, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दो एग्जांपल्स हमने याद की, बिल ऑफ लेडिंग एंड रेलवे रिसीट। फिर हमने समझा कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अलग चीज होती है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल अलग चीज है। जो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है उसे देख के सिर्फ पता चलता है कि कौन ओनर है, पर जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, जब ये कागज किसी और पर्सन को दे देते हैं तो वो सामने वाला पर्सन ही ओनर बन जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आई, मर्सेंटाइल एजेंट कौन होता है। मर्सेंटाइल वर्ड का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस में एजेंट क्या कर सकता है, बिजनेस में एजेंट चार काम कर सकता है। वो गुड्स को आपके बिहाफ पे सेल कर सकता है, गुड्स को परचेज भी कर सकता है, कंसाइन भी कर सकता है, एंड गुड्स की सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन भी रेज कर सकता है।
नेक्स्ट डेफिनेशन आई हमारे पास, प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। ये एक इंटेंजिबल राइट है कि किसी चीज के ऊपर राइट किसका है। प्रॉपर्टी का मतलब आपके पास किस चीज का, उस किसी चीज का राइट है। जो ये प्रॉपर्टी है ये दो तरह की होती है, एक होती है जनरल प्रॉपर्टी, एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब आपके पास उस एसेट के सारे राइट हैं, तुम ओनर हो, तुम जो मर्जी करो। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब आपके पास उस एसेट से रिलेटेड सिर्फ कुछ लिमिटेड राइट्स हैं। मतलब मान लो मैंने आकाशवी से उसकी नोटबुक ली नोट्स कॉपी करने के लिए, तो मेरे पास वो गुड्स का पोजेशन तो है, फिजिकली गुड्स मेरे पास है, इसने मुझे गुड्स को डिलीवर कर दिया है। पर मेरे पास जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, मैं उसकी ओनर नहीं हूं। मेरे पास सिर्फ क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी। मैं सिर्फ गुड्स को यूज कर सकती हूँ, मैं उन नोट्स को सेल नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी और को नहीं दे सकती। समझ आ गई ये बात? लिखो इसे। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। तो दो तरह की होगी प्रॉपर्टी, एक होगी जनरल प्रॉपर्टी, एक होगी स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है, ऑल राइट्स ऑफ गुड्स। स्पेशल प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक राइट्स, सिर्फ कुछ राइट्स हैं आपके पास। जैसे कि अगर मैंने ये लैपटॉप रेंट पे लिया, जैसे कि प्लेजी। प्लेजी वर्ड बना प्लेज से। तो मैं जब अपने गुड्स को गिरवी रखती हूँ, मैं हूं प्लेजर और बैंक है प्लेजी। तो बैंक के पास गुड्स का पोजेशन तो है, पर बैंक के पास सारे राइट्स नहीं है, बैंक के पास सिर्फ एक स्पेशल राइट। आई होप एग्जाम्पल सबको समझ आ गई है। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, आप पढ़ के मुझे एक्सप्लेन करो, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है। प्रीतिंदर, क्या होता है इंस्टॉलमेंट का मतलब? The person and the debt set that was paid for the अभी क्या बोला? already person. ठीक है, तो मतलब मान लो मिस्टर एक्स 5 महीने से मेरे पैसे नहीं दे रहे, बट कोर्ट ने नहीं डिक्लेयर किया कि ये इंसॉल्वेंट है, तो ये इंसॉल्वेंट है या नहीं? एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मैं जब भी इनसे पैसे मांगने जाती हूँ ये मेरे पैसे नहीं दे रहे। ऐसे ही मार्केट में और भी बहुत सारे लोग हैं, ये किसी को भी टाइम पे पैसे ही नहीं वापस कर रहे। पर अभी तक कोर्ट में कोई केस नहीं हुआ है, कोर्ट ने नहीं बोला कि ये बंदा बैंकरप्ट हो गया। तो हम इसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग इंसॉल्वेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे, है ना? मानेंगे। ध्यान से पढ़नी है डेफिनेशन। कहते चाहे उसने एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट किया है चाहे नहीं किया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, सीजेस टू पे हिज डेट्स, जो कि अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहा। फिर से वही वर्ड आ गया, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बहुत बार आएगा ये वर्ड। जो कि बिजनेस में अपने डेट्स टाइम पे नहीं कर पा रहा। वेदर ही हैज कमिटेड एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, चाहे कोर्ट में उसने फेस करके बैंक्रप्सी डिक्लेयर हुई है चाहे नहीं हुई, हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में उसे क्या मान लेंगे, इंसॉल्वेंट मान लेंगे। फोर्थ चैप्टर में इस डेफिनेशन का काम है। आप लोग पढ़ो प्राइस का मतलब क्या होता है। पढ़ो बुक से। पढ़ लिया सबने प्राइस का मतलब?
क्या होता है प्राइस का मतलब? चेक करते हैं कुछ नहीं समझ आया कि नहीं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। वेरी गुड। अंश बताओ, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा या नहीं होगा? प्रीतिंदर, होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर? हरप्रीत, होगा? नहीं होगा। पढ़ो डेफिनेशन। या तो पेपर में पहले फेल होके आओ, फिर ढंग से पढ़ोगे, या पहले ही ढंग से पढ़ लो। तुम्हें पहले मैंने बोला कि तुम खुद पढ़ो डेफिनेशन, तब क्यों नहीं एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ रहे हो? क्या लिखा हुआ है? तुमने जज की तरह लॉ पढ़ना है। हम लोग, तुमने फैसला लेना है, ऐसे लॉ पढ़ना है। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंस रखता है लॉ में, हर एक वर्ड। ठीक है। केस स्टडी वहीं से ही बनाएंगे जहां पे तुम कंफ्यूज हो रहे हो, जहां पे तुम किसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हो, वहीं से वो केस स्टडी बनाएंगे। एवरी वर्ड, ये जो बुक है मैंने बनाई हुई है, इज टू वन थर्ड और टू थर्ड ऑफ योर बुक। जो आईसीआई की बुक है उसे कम कर दिया है, सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं, इसमें से कुछ नहीं काटना पीटना। इसे अच्छे से करके जाना है। ठीक है। देखो, ए ने बोला बी कि मैं एक टीवी लेने जा रहा हूँ शॉपकीपर से 30,000 का। कुछ पैसे मैं कैश में दूंगा और उसके बदले में मैं पुराना टीवी दे दूंगा। अगर इन दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, अब ए बोले कि मैं केस कर दूंगा अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्या उसका केस एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं। कोर्ट वाले से बोल देंगे बाहर जाओ। ये केस किस में किया जा सकता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया जा सकता है। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में केस ही नहीं फॉल करता। प्राइस का मतलब क्या होता है? मनी कंसिडरेशन। जो आपने मोनेटरी टर्म्स में वैल्यू एक्सप्रेस की है, ये असेंशियल रिक्वायरमेंट है। बार बार तो वो बोल रहे हैं मनी मनी। ये असेंशियल रिक्वायरमेंट है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है। लिखो 10, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कांट बी इन काइंड। It can be partly in cash and partly in kind. आंसर उनका ठीक था। पढ़ा तो मैं ठीक है, उसका भी रीजन बताती हूँ। कंसिडरेशन काइंड में नहीं हो सकती, पर वो पार्टली कैश में और पार्टली काइंड में हो सकती है। क्योंकि ना उन्होंने यहाँ पे लिखा है प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन, नॉट ओनली मनी। उन्होंने ये नहीं लिखा कि सिर्फ पैसे होने चाहिए। मोनेटरी मनी फॉर्म का होना जरूरी है, पर सिर्फ पैसों का होना जरूरी नहीं है। तो मान लो मैं पुरानी कार के बदले में नई कार लेके आई हूँ, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं हो। मैं पुरानी कार के बदले में नई कार लेके आई, प्लस मैंने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कैश में भी दे दिए, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है। देखो यहाँ पर उन्होंने, ये आईसीआई की बुक का ही क्वेश्चन है, मैं आपको आईसीआई की बुक का ही सजेस्टेड आंसर दिखाती हूँ। उन्होंने इसे कैसे एक्सप्लेन कैसे किया। आपकी बुक में पेज नंबर 71 पे है इसका आंसर।
It is necessary under Sale of Goods Act that goods should be exchanged for money. If goods are exchanged for goods, it will not be a sale. उसे तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? But however, a contract for transfer of movable property, a definite price payable partly in goods, partly in cash, is a contract of sale of goods. तो अगर आप partly cash में पेमेंट कर रहे हो, partly kind में, वो तो valid है. In the given case, the new TV set is agreed to be sold for part payable, partly in exchange of old TV and partly in cash. It is valid. ये valid contract बन. ठीक है? तो हमारी पहली डेफिनेशन थी आज की डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. सेकेंड डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी प्रॉपर्टी वर्ड का. मर्सेंटाइल एजेंट कौन होता है? देन प्रॉपर्टी एक होती है जनरल प्रॉपर्टी, एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी. इंसॉल्वेंट जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने डेट नहीं पे कर रहा, चाहे उसने एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट किया है चाहे नहीं. प्राइस का मतलब क्या होता है? स्पेशली ये डेफिनेशन लिखो. पहले लिखेंगे इंसॉल्वेंसी. आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट भी सब अच्छे से नोट्स बना रहे हैं. जिन लोगों को अभी बुक नहीं मिली है, बुक मिलते ही अपने फ्रेंड से बुक लेके कॉपी करना है सब कुछ. इंसॉल्वेंसी, नॉट एबल टू पे डेट्स, सॉरी सीजेस टू पे डेट्स. एक्ट में वर्ड लिखा गया है सीजेस टू पे डेट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, whether committed an act of insolvency or not. मतलब स्टॉप्स Not able to pay that में क्या करना है? चीजें वो दे ही नहीं रहा. वैसे मतलब मुझे वही लैंग्वेज यूज करनी थी जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाली, वैसे मीनिंग सेम है. नेक्स्ट है प्राइस. मॉनेटरी कंसिडरेशन. तो मॉनेटरी टर्म्स में अमाउंट आएगा. फिर 3 केसेस बनाओगे. ओनली कैश, ओनली काइंड. तब पेपर में फोकस आएगा ना रिवीजन के टाइम, नहीं तो फिर से रिवीजन में गलती लगेगी. कैश प्लस काइंड, पार्टली कैश में पार्टली काइंड. तो ओनली कैश वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. ओनली काइंड कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है बट इट इज नॉट कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. दिस इज covered under Sale of Goods Act. डन है. आगे चले. नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ गुड्स. क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब है गुड की स्टेट, गुड्स की कंडीशन, गुड्स स्टेट में किस कंडीशन में. नेक्स्ट सेक्शन है. अभी तक तो हम टाइम पास ही कर रहे थे, वार्म अप था. हम लोगों ने जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वर्ड्स, जैसे अकाउंट्स 11th क्लास में जब पहली बार पढ़ा था तो टीचर ने 1-2 हफ्ते वर्ड्स एक्सप्लेन किए होंगे. डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं. तो हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो वर्ड्स यूज होने थे, अब उन वर्ड्स को समझा है. यहां से एक्ट शुरू होता है. तो आज हम लोग पहला सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 4 कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सेक्शन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो लोग हैं, एक पर्सन है. अब जो भी हमने वर्ड्स पढ़े ना वही वर्ड्स बार बार यूज होंगे. एक पर्सन है सेलर, जिसकी की वाइड स्कोप है. सेलर का मतलब होता है जो पर्सन सेल्स और अग्रीज टू सेल. एक पर्सन है बायर, हु बायस और अग्रीज टू बाय. सेलर बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसे गुड्स की डिलीवरी करेगा.
और जो बायर है वो सेलर को कमिट करता है कि वो प्राइस पे करेगा। जो गुड्स की डिलीवरी है और जो प्राइस की पेमेंट है वो अभी भी हो सकती है या किसी फ्यूचर डेट पे भी हो सकती है। अगर वो अभी हो रही है तो हम लोग बोलेंगे दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है। अगर वो फ्यूचर डेट पे होनी है तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों में अग्रीमेंट टू सेल किया है। तो अगर मैं मैकडोनल्ड से बर्गर परचेज करने गई, मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको 500 रुपीज दूंगी, वो मुझे बर्गर सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर बर्गर गुड्स की डेफिनेशन में आता है, गुड्स की डिलीवरी की जा रही है और प्राइस मैं 500 रुपीज पे करूंगी। ये क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन। मैंने उन्हें बोला कि 10 डेज बाद मेरी बर्थडे पार्टी है, आप मेरे घर पे 100 बर्गर्स डिलीवर करोगे। तो यहाँ पर क्या है, अगेन गुड्स है, गुड्स की डिलीवरी हो रही है और प्राइस है, पर ये सब कुछ कब होना है, एक फ्यूचर डेट पे होना है। अब ये क्या बन गया, एक अग्रीमेंट टू सेल। जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एब्सोल्यूट होता है, जो अग्रीमेंट टू सेल है वो कंडीशनल होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट में सारे पार्टीज अपने राइट्स एंड ड्यूटीज आज ही पूरा कर रहे हैं। अग्रीमेंट टू सेल में एक कंडीशन है, फ्यूचर में शायद कोई कुछ इवेंट्स चेंज हो सकते हैं, कंडीशनल है। जो गुड्स की डिलीवरी करनी है और जो प्राइस की पेमेंट करनी है ये लमसम में भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है। तो अगर मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे 100 बर्गर्स दो, उन्होंने बोला कि मैम हम एक टाइम पे मैक्सिमम 30 बर्गर्स डिलीवर करते हैं, हम आपको हाफ एन आवर के गैप्स के बीच में 30 डिलीवर्स करके डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पर डिलीवरी कैसे हो रही है, इंस्टॉलमेंट्स में, ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो मुझे सारे बर्गर्स इकट्ठे सप्लाई कर रहे हैं लमसम में, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। चाहे मैं सारे पैसे अभी दे रही हूँ तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ मैंने एडवांस दे दिया, कुछ गुड्स की डिलीवरी के बाद दे दिया, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की है, तब भी वैलिड। तो गुड्स भी लमसम और इंस्टॉलमेंट में हो सकती है और प्राइस भी लमसम में भी हो सकता है एंड इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। देखो हमने छोटी 3 लाइनों में इतने सारे पॉइंट्स लिख दिए, उन्होंने रूल्स लिख दिए। कहते कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक वर्ड लिखा है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट है, पर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में अपने आप ही बड़ा कुछ छुपा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया, सामने वाले ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसमें कंसिडरेशन भी है एंड उसमें सेक्शन 10 के सारे रूल पूरे हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव भी लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लीगल होनी चाहिए, वो सारे रूल अपने आप ही इसमें आ गए। तो जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स हैं, जब उन्होंने वर्ड यूज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के सारे रूल इसमें पहले ही पूरे हो गए। ठीक है, जहां पे जो सेलर है वो ट्रांसफर करता है या अग्री करता है कि मैं ट्रांसफर करूंगा, क्या ट्रांसफर करूंगा, गुड्स की प्रॉपर्टी बायर को, और उसके बदले में मैं क्या लूंगा, प्राइस। कहते ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, एक पार्ट। अच्छा इस लाइन को समझो, इसका मतलब क्या है, पार्ट ओनर मतलब ये बना नहीं है वो, और वो ट्रांसफर करेगा। नहीं बात का मतलब नहीं समझ आया, को ओनर्स, अब समझ आया। ठीक है, लेट्स से मिस्टर एंड मिसेस एक्स ने अपने नाम पे कार खरीदी हुई है, तो मिस्टर एक्स भी कार की 50% ओनर है एंड मिसेस एक्स भी कार की 50% ओनर है। ऐसे होता है ना, प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ के नाम पे है, कार हस्बैंड वाइफ के नाम पे है, दोनों में लड़ाई हो गई, डिवोर्स हो गया, तो हस्बैंड ने कहा कार तो मैं ही रखूंगा, तो वाइफ अपने हस्बैंड को ही कार दे रही है, उसका जो 50% राइट था वो उसे कह रही है ठीक है तुम ही रख लो, इसके बदले में 10 लाख रुपए दे दो। क्या ये वाली चीज भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगी? यस, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। एक को ओनर ही दूसरे को ओनर को गुड्स सेल कर रहा है। लिखो एग्जांपल को ओनर, कहीं से भी केस स्टडी बन के आ सकती है।
किसी भी वर्ड से। कहते जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है सेलर से बायर को, उसे तो हम सेल बोलते हैं। जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी फ्यूचर में, उससे हम लोग अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। अग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनता है? जब भी जो टाइम था वो पूरा हो जाएगा, या जो भी कंडीशंस थी वो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। सेल के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है बायर को इमीडिएटली। अग्रीमेंट टू सेल के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है फ्यूचर पे। अगर कहते कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सेलर टू बायर, उसे तो सेल बोलेंगे। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है फ्यूचर टाइम पे, कोई कंडीशन पूरी होने पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट टू सेल। तो ये जो पूरा एक पेज है उसे हमने इस छोटे से डायग्राम में कवर करने की कोशिश की है, सारे रूल्स मैंने इसमें लिखने की कोशिश की। तो हो क्या रहा है सेक्शन 4 में, एक पर्सन है सेलर, वो बायर को बोल रहा है कि मैं तुम्हें गुड्स की डिलीवरी करूंगा, और बायर बोल रहा है कि मैं इसका प्राइस पे करूंगा। जो ये गुड्स और उसकी डिलीवरी है ये अभी भी हो सकता है, फ्यूचर डेट पे भी हो सकता है। अगर अभी हो रहा है हम वर्ड यूज करेंगे सेल, अगर फ्यूचर डेट पे हो रहा है हम वर्ड यूज करेंगे अग्रीमेंट टू सेल। सेल के केस में एब्सोल्यूट सब कुछ काम अभी हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अग्रीमेंट टू सेल में वो फ्यूचर डेट पे होगा, वो कंडीशनल। जो गुड्स की डिलीवरी और प्राइस है ये लमसम में भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकता है। समझ आई है ना बात? इसके साथ में एक और वर्ड लिख रही हूं, प्रॉपर्टी। वो गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। सेल का मतलब ही क्या है? गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना। अगर कहीं पे सिर्फ प्रॉपर्टी वर्ड लिखा हुआ है तो वो क्या बताना चाह रहे हैं? जनरल प्रॉपर्टी की स्पेशल प्रॉपर्टी? जनरल प्रॉपर्टी। तो अगर कुछ नहीं बोला हुआ हम लोग इन्फर करेंगे जनरल प्रॉपर्टी। कहते अग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनता है? जब भी टाइम कंप्लीट हो जाएगा या कंडीशन पूरी हो जाएगी। फिर इन्होंने हमें 6 पॉइंट्स में बताया कि सेक्शन 4 में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, वो सारी हमारी एक ही डायग्राम में आ रही। कहते सबसे पहले तो कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक पार्टी होगी सेलर, एक पार्टी होगी बायर। कोई भी पर्सन खुद को गुड्स सेल नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन बोथ सेलर एंड बायर नहीं हो सकता। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज का है? कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ किस टाइप की चीजें कवर्ड है? अगर मान लो मैं अपना घर सेल कर रही हूँ मिस्टर ए को, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं कवर होगा। कहते सेक्शन 4 में सिर्फ क्या चीजें कवर हो सकती है? जिसका सब्जेक्ट क्या हो? गुड्स। तभी हमने गुड्स की डेफिनेशन पहले पढ़ी, तभी तो ये लाइन समझ आनी थी। गुड्स कहते हैं चाहे एग्जिस्टिंग हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे कॉन्टेंजेंट हो, किसी भी टाइप की। प्राइस इन मनी होना चाहिए, काइंड में नहीं होना चाहिए। प्राइस चाहे तो आप अभी पे कर दो, या आप प्रॉमिस कर दो कि मैं फ्यूचर में पे कर दूंगा। कहते पर हम कहीं पर आपको रोक नहीं रहे हैं, पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड के लिए। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो होना बहुत जरूरी है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें एक पर्सन ऑफर देता है गुड्स खरीदने का, एंड दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। जब हमने वर्ड यूज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल पूरे होने चाहिए। पार्टीज फ्री कंसेंट से अपनी मर्जी से गुड्स सेल कर रही हैं। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कोई माइनर पर्सन ही गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। लीगल ऑब्जेक्टिव है, लीगल कंसिडरेशन है। समझ आया है अच्छे से? मैंने एक और टॉपिक इसके साथ ही कवर कर दिया। सेक्शन 5 भी पढ़ लो, ये भी मैंने करवा दिया, रीड करो सबको। सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उन्होंने लिखे हैं, सारे पीएमसी लिखती है ना।
कोई डाउट आया हो किसी को, कुछ समझना आया हो? यहाँ तक सब कुछ अच्छे से पढ़ के आना है। मैं नेक्स्ट क्लास में पहले एक छोटी सी केस स्टडी आपसे करवाऊंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी की कोई क्लास में फ्री है वो क्लास देखेगा, गुड्स की डेफिनेशन, डिलीवरी, जितनी भी डेफिनेशंस की हैं वो, प्लस सेक्शन नंबर 4 and 5 इट वाज डन फ्रॉम माय साइड।